हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं, आई कंपेयर्ड इंडिया एंड चाइना साइंस बुक्स, द ट्रुथ शॉक्ड मी। अरे वाह, मुझे नहीं पता भैया चाइना की साइंस बुक, क्या मुझे किसी भी बुक के बारे में कोई आइडिया नहीं है। आप चाइना की मैथ की, इंडिया में मैथ्स बोलते हैं, यहाँ पे मैथ बोलते हैं, तो मैथमेटिक्स बोलते हैं। मैथमेटिक्स की बुक्स कंपेयर करिए, आई वुड लाइक टू सी दैट। चलो देखते हैं। दिस विल बी वेरी क्योंकि इंटरेस्टिंग। मैथमेटिक्स में, मैथ ओलंपियाड में चाइना ओ, आगे है, बहुत आगे है। और यूएसटी में भी मोस्टली चाइनीज हैं। सो समहाउ उनका चाइनीज एंड मैथमेटिक्स इज वेरी गुड। इंडियंस इंडियन अमेरिकन वो वेरी कहते फ्यू, हैं। हाँ, वेरी फ्यू इन ज्यादा एक्चुअल मैथ ओलंपियाड में देयर इज प्रॉब्ली 1 इंडियन एंड 8 चाइनीज। मतलब इतना डिफरेंस है। सो चाइनीज नहीं, मतलब चाइनीज अमेरिकन, हाँ। अमेरिकन ऑफ चाइनीज ओरिजिन। और चाइना अच्छा है नहीं, मैथ और साथ में ओलंपियाड इवन में। चाइना की टीम जब आती है किसी कॉम्पिटिशन्स में, चाहे मैथ से रिलेटेड, वो काफी अच्छा करते हैं। यस। उनकी भी पोजीशन बहुत सो हाई उनका होती है। मैथमेटिक्स देखना है कि उसमें क्या डिफरेंस है। साइंस का चलो, ये तो यूएसए और चाइना का तो नहीं कर रहे। अभी ये कर रहे हैं इंडिया और चाइना का, और राइट। वो भी साइंस की बुक्स का। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 2009 में इंडिया और चाइना ने दोनों में पिज्जा में पार्टिसिपेट किया था, ये देखने के लिए कि किसके स्टूडेंट्स ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। अच्छा। पूरे वर्ल्ड में चाइना की रैंकिंग आई फर्स्ट और इंडिया ओ, की 5th नहीं, 10th नहीं, 20th नहीं, सेकंड लास्ट। बाप रे, ओले। 24 कंट्रीज में से इंडिया की रैंकिंग सेकंड लास्ट आई थी। ये हुआ था 2009 में। आज 2026 में बेटर हुआ। 17 साल गुजर चुके हैं। हाँ। आज इंडिया की क्या हालत है? बेटर। आज 15 साल का एक चाइना का बच्चा और 15 साल के एक इंडिया के बच्चे को अगर हम लोग ले, तो वो क्या पढ़ते हैं, उनके टेक्स्ट बुक में क्या डिफरेंसेस है। आज की इस वीडियो में इन सारी चीजों का हम लोग बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ये जानने के लिए कि चाइना और इंडिया, ये जो दोनों नेबरिंग कंट्री है, इन दोनों में 15 साल के बच्चे सेम एज पे क्या चीजें पढ़ रहे हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, और फिर समझेंगे कौन आगे है और कौन पीछे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, इस एनालिसिस को करने से पहले हम लोगों को यहाँ पर दो स्टूडेंट्स को लेना पड़ेगा। इमेजिन करिए 15 साल की रिया जो कि दिल्ली में पढ़ती है, और इमेजिन करिए 15 साल का वे जो कि चाइना के शंघाई में पढ़ता है। इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो दोनों 10th क्लास में पढ़ते हैं। हालांकि चाइना में 10th 9th ऐसे नहीं बोला जाता, उनके लिए जूनियर 1 जूनियर 2 सीनियर 1 सीनियर 2 ऐसा लेवल होता है। बट हमारे रेफरेंस के लिए अभी हम लोग इसे 10th क्लास इमेजिन कर लेते हैं। अब इस सेम एज पे दोनों क्या बुक पढ़ रहे हैं, इस चीज को समझने से पहले हमें इनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले समझ लेते हैं कि इंडिया का एजुकेशन कैसे काम करता है। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है और पूरे इंडिया में वही सेम चीज पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर स्टेट्स के पास भी पावर होती है अपने हिसाब से करिकुलम रीडिजाइन करने के लिए, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड्स भी होते हैं और फिर स्टेट बोर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड हो गए, यूपी बोर्ड हो गए, केरला के खुद के बोर्ड हो गए। हमारा तो अब जो हमारा सिस्टम होता था उससे तो अब लग रहा है अलग भी काफी हो गया है। हमारे केस में सीधा आप 12th देने के बाद उसके स्कोर्स आपके क्या आते हैं बोर्ड्स में, उस हिसाब से आपको कॉलेज में एडमिशन मिलती थी। मतलब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या उस टाइप की यूनिवर्सिटीज, दूसरे एंट्रेंसेस तो होते ही थे डॉक्टरी के लिए, उसके लिए, उन कॉलेजेस के लिए। पर अगर आपको वैसे ही अपना बैचलर्स करना है या मास्टर्स करना है, मास्टर्स नहीं बैचलर्स ही कहूंगी, तो आपको 12th के जो बोर्ड के एग्जाम से होता था। अब मुझे पता चल रहा है कि भैया वो तो अब कब मतलब ही नहीं, उसका कुछ है ही नहीं वैल्यू। उसके बाद तुमको फिर से कॉलेज के लिए, बीए के लिए कोई और एग्जाम देना पड़ता है, और उसके हिसाब से फिर आपको एडमिशन मिलती है। मैंने कहा लैब, तो फिर बोर्ड क्यों किए? मैं बोर्ड का क्या फायदा है? पढ़ा रहे हैं। हद ही हो गई। इनके पास थोड़ी पावर रहती है। अब ये डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। इसका नुकसान ये है कि कुछ चीजों में पूरी कंट्री एक तरीके से अलाइन नहीं रहेगी, लेकिन फायदा ये है कि इन केस अगर कोई चीज गलत इंट्रोड्यूस कर दी तो सारे स्टूडेंट्स अफेक्टेड नहीं रहेंगे, प्लस एक्सपेरिमेंटेशन करने का मौका मिलेगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट, लेट से केरला में कोई चीज अच्छी काम कर रही है, तो फिर सीबीएसई या फिर एनसीईआरटी उससे सीख सकता है कि हमें ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करनी है और ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा काम करेगा। अब चाइना पे आ जाते हैं। अनलाइक इंडिया, चाइना में सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन है। पीपल्स एजुकेशन प्रेस जो कि चाइना में काम करती है, वो डिसाइड करती है कि वहां के स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे। हालांकि सिटी टू सिटी जो बुक्स रहती है वो थोड़ी बहुत वेरी कर जाती हैं, बट ओवरऑल उनके पीछे की आइडियोलॉजी क्या रहेगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या चीजें वो चाहते हैं स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़े, क्या वो चाहते हैं अच्छे से ना पढ़े, ये सारी चीजें चाइना के सेंट्रल सिस्टम में कंट्रोल्ड होंगी।
तो भले ही बुक अलग हो, लेकिन ओवरऑल एक ही गवर्नमेंट, एक ही एंटिटी डिसाइड कर रही है कि सारे स्टूडेंट्स क्या पढ़ने वाले हैं। अब इसका फायदा ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अलाइंड रहेंगे। लेकिन अगर चाइनीज करिकुलम में कोई चीज खराब आ गई तो इसका इम्पैक्ट सारे स्टूडेंट्स पर पड़ेगा, और सारे स्टूडेंट्स वही पढ़ेंगे जो वहां की गवर्नमेंट चाहती है। अब दोस्तों ये तो बात रहेगी कि दोनों कंट्रीज के एजुकेशन की गवर्नेंस कैसे होती है, लेकिन इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज एड्रेस करना बहुत जरूरी है। कुछ साल पहले इंडिया के सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए थे, और वो चेंजेस बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्या मतलब भाई? बहुत कंसर्निंग है। अच्छा, सबसे पहले तो एवोल्यूशन को हटा दिया गया था। पहले ये क्यों हुआ था ये समझते हैं। हम सबको पता है कि कोविड की वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर काफी प्रेशर आ गया था, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा था। तो उस चीज के लिए, उनके ऊपर बर्डन कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम लोग कुछ चीजें जो है वो हटा देंगे सिलेबस से। सोचने में अच्छी चीज लग रही है, तो उन्होंने क्या तो हटाया? थोड़े टाइम के लिए हटाया होगा, मतलब कि ये टेस्ट में नहीं आएगा उस टाइप से, कि बुक कौन सी हटा दिया परमानेंटली? बायोलॉजी से उन लोगों ने एवोल्यूशन हटा दिया, केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल हटा दिया। अब एवोल्यूशन क्यों हटाया? पीरियोडिक टेबल? टेबल, वही तो मैं सोच रही हूँ, दैट इज द मोस्ट, How can वो you तो remove periodic बिगनिंग table? होता है जब आप शुरू करते हो साइंस पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल ही इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये क्या है, कैसे। यहाँ पे तो बच्चों को पूरा पीरियोडिक टेबल ही रटे हुए होते हैं। Yeah. चीजें थी हेरिडिटी और एवोल्यूशन में, एवोल्यूशन पर्टिकुलर क्यों हटा दिया गया? अब इसके बहुत सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, रिलीजियस एस्पेक्ट है, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। हालांकि मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल इस बारे में डिस्कस कर रखा है, आप चाहे तो इस वीडियो के बाद ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इससे पता चलेगा कि इसको हटाने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है। लेकिन एवोल्यूशन को हटा देना हमारे सिलेबस से, एवोल्यूशन क्यों हटेगा? problematic चीज है। मुझे तो बड़ी क्योंकि अजीब लगा, हमने evolution पढ़ा हमें हुआ है। वो फ्रेमवर्क देता है जिसकी मदद I से know हम what लोग they're समझ doing. पाते हैं कि चीजें कैसे इवॉल्व हो रही हाँ। हैं, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म में आ रहे हैं, लाइफ कैसे काम कर रही है। चाहे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में काम करना हो या कोविड-19 के वैक्सीन बनाना हो, एवोल्यूशन की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बुक से हटा दिया गया है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है और वो बायोलॉजी लेता है तो फिर 12th में वो पढ़ सकता है, 11th-12th में उसके पास पूरा मौका है। बट द थिंग इज कि इंडिया में ज्यादातर साइंस या फिर बायोलॉजी नहीं लेते पर्टिकुलरली, यानी कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो कभी एवोल्यूशन पढ़ नहीं पाएंगे, एंड इट्स एन डायरेक्ट आइडियोलॉजिकल इंपैक्ट, क्योंकि अब वो लोग एवोल्यूशन से कभी फेमिलियर नहीं रहेंगे। तो कोई भी चीज जो कि मेडिसिन के फेवर में बात होगी, जो कि साइंस के फेवर में बात होगी, जो कि हेल्थ केयर के बारे में बात होगी, वो लोग उस चीज को इतना डीपली समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने एवोल्यूशन ही नहीं पढ़ा। इसके अलावा केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल हटा ये दिया, तो मैं समझ बोल नहीं के आया। कि बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है। अब दोस्तों ये बात याद रखने की जरूरत है, ये सारे चेंजेस इसलिए किए गए थे क्योंकि कोविड का टाइम आ गया था और स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था। लेकिन अरे खाली वहां आया था, पूरी दुनिया में आया है, खाली इंडिया में थोड़ी को आया, हमारे यहाँ भी आया था। यहाँ तो कुछ नहीं हटा भैया। उस टाइम के लिए कुछ उन्होंने पार्ट्स जो है टेस्ट में या एग्जाम्स में कह दिया होगा कि अच्छा ये हमने नहीं पढ़ाया तो ये नहीं आएगा, क्योंकि कोविड हो गया था। मुझे याद है कि पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ था, तो जो सिलेबस खत्म नहीं हुआ, ऑनलाइन क्लासेस करके खत्म कराया गया, या जो जो टॉपिक्स थे उन्होंने उसको खास बता दिया कि ये नहीं टेस्ट में आएगा। मैं तो समझ नहीं आया। उसके बाद जैसे ही शुरू हुआ नेक्स्ट ईयर, वो सारा नॉर्मल ही था। ये सारे चेंजेस अभी भी रखे गए। आज 2026 में भी स्टूडेंट Okay. यही सारी चीजें पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। ये एक और अजीब बहुत ही बात है। कंसर्निंग चीज है, एनवायरनमेंट के ऊपर जो चैप्टर्स है उनको भी इंपैक्ट किया गया है। हैं? सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एयर और वाटर पोल्यूशन, ये सारी चीजें भी चैप्टर से हटा दी गई हैं। हैं? आई मीन इसका क्या मतलब है? पता एक नहीं। ऐसी कंट्री जो कि किसने अपनी हटा economy की दी? वजह से बदनाम हो कौन रखी है ये जो एक डिसाइड ऐसी कर रहा है? country जहाँ पर ऑलरेडी क्लाइमेट के बहुत सारे crises चल एजुकेशन रहे में हैं। कौन एक ये ऐसी डिसाइड country कर जहाँ रहा है? पर ओवर माइनिंग हो रही है, एनवायरमेंट के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी वांट। हमारे स्टूडेंट्स अगर पॉल्यूशन के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं समझेंगे तो आगे जाके ऐसे डिसीजंस क्यों लेंगे जो हमारी कंट्री के लिए, एनवायरमेंट के लिए अच्छा होगा? आई मीन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। इंडिया में ये सारी चीजें तो बिल्कुल नहीं हटाई जानी चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम लोग को काफी कंसर्न भी रहना चाहिए। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो इंडिया का तो हमको समझ में आ गया कंसर्निंग चीज है, लेकिन चाइना में क्या हो रहा है? केमिस्ट्री के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। केमिस्ट्री में जहां हमारे यहाँ से पीरियोडिक टेबल हटा दी वहाँ के गई, बच्चे रटते होंगे पीरियोडिक टेबल, उनको सारा आता होगा। यहाँ पे भी जो इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको साइंस में मजा आता है, उनको तो सारा पीरियोडिक यंग एज से ही, कितने छोटे छोटे बच्चों ने लर्न किए हुए होते हैं। चाइना में 15 साल का वे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को बहुत डिटेल में समझता है। वो लो। ये देखता है कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है कौन से एंगल्स में है। इनके टोटल 155 स्ट्रक्चर्स को बहुत ही डिटेल में विजुअलाइज करवाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को इंट्यूटिवली समझ में आ जाए कि ये सारे स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं। ये जो केमिस्ट्री है, ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये इंट्यूटिवली कैसे काम करता है, इसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। अब ये सोचिए कि पीरियोडिक टेबल हटाने से पहले भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, कौन से एंगल पे बॉन्ड बन रहे हैं, ये हम लोग 10th पे तो नहीं पढ़ते हैं। हमने तो नहीं पढ़े थे एंगल में कौन से बनते हैं, तो हमने भी नहीं पढ़ा था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। पढ़ा था। यानी वो कि तो नहीं याद। ना सिर्फ हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल हटाया, बल्कि चाइना जो ऑलरेडी आगे पढ़ किस एंगल पे बनते हैं ये सब कहाँ पढ़ा है, मैं तो याद भी नहीं।
रहा था उनसे हम लोग और पीछे हो गए इस मामले में। अब चाइना में केमिस्ट्री का जो करिकुलम है वो फंडामेंटली 3 फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है। फंडामेंटल केमिस्ट्री, नॉलेज डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री और केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, जिसको सीटीएस बोला जाता है। बेसिकली अच्छा। आइडिया ये है कि स्टूडेंट जब केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसको फंडामेंटली पढ़े नहीं, बल्कि ये भी देखे कि उनका अप्रोच क्या है, क्यों ये पढ़ा जा रहा है, इंडस्ट्री में इसके क्या इंप्लीकेशन है, फैक्ट्रीज में ये कैसे यूज हो सकता है, एनवायरमेंट के लिए कैसे यूज हो सकता है, यानी कि उस चीज को रियल लाइफ से कनेक्ट करना। ये 3 फ्रेमवर्क के ऊपर चाइनीज का केमिस्ट्री करिकुलम डिपेंड करता है। अब बायोलॉजी हमारा के नहीं ऊपर बात होता करते था। हैं, जहाँ 10th क्लास की प्रिया अब एवोल्यूशन नहीं पढ़ेगी, सिर्फ हेरिडिटी पढ़ेगी, वहीं पर वे मॉलिक्यूलर सेल स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में समझता है। बायोकेमिस्ट्री ऑफ लाइफ, केमिकल कंपोजिशन कैसे होती है, इनके स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं, ये सब ज्यादा साइंटिफिकली डिटेल में पढ़ रहा है वो। चाइना में ट्रिपल ईयर स्टैंडर्ड काम करता है बायोलॉजी के लिए। इसमें वो लोग अच्छा। क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है इनको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड टेबुलर वे में समझाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को और इंट्यूटिवली ये आसान सारे हो। आइडियाज के बारे में पता चल सके। अब फिजिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। फिजिक्स में 10th क्लास का स्टूडेंट जो चीजें पढ़ता है वो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन चाइना जो पढ़ रहा है वो थोड़ा ज्यादा डीपर लेवल पर पढ़ रहा है। 15 साल का वे अपने क्लास में वेक्टर डिकम्पोजिशन सॉल्व कर लेता है। वेक्टर डिकम्पोजिशन बेसिकली ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो हम लोग वेक्टर्स की मदद से कैसे उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इंडिया के 10th क्लास में स्केलर चीजें पढ़ा दी जाती है, वेक्टर इतना डीप इंट्रोड्यूस नहीं होता है। वेक्टर डिकम्पोजिशन, उसका एनालिसिस कैसे करना हमने है तो ये हम नहीं लोग पढ़ा, तो beyond ये जाके सब सीखते 10th हैं। में मुझे लेकिन तो नहीं चाइना में याद। ये सारी चीजें 10th पे सिखा दी गई हैं। अब ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है। देखिए, वेक्टर डिकम्पोजिशन जैसी चीजें सीखने के लिए स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री आनी भी बहुत जरूरी है। इंडिया ट्रिग्नोमेट्री में तो 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी जाती है, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री इतनी डिटेल की भी नहीं होती है कि वेक्टर डिकम्पोजिशन में बहुत अच्छे से यूज आ जाए। वहीं पर चाइना में अगर 10th में स्टूडेंट ये कर रहा है तो यानी कि उसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी स्ट्रांग होगा, यानी कि पूरा का पूरा चाइनीज करिकुलम इसी हिसाब से डिजाइन है कि स्टूडेंट ये सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज अर्ली एज में कर सके। अब दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर चाइनीज एजुकेशन की बहुत तारीफ कर ली, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वीकनेस नहीं है, उसकी वीकनेस भी है। और ये जो वीकनेस में लेकर आ रहा हूँ ये वही के चाइनीज ऑथर ने अपने पेपर में पब्लिश किया हुआ है। तो मतलब चाइनीज जर्नल में पब्लिश पेपर्स है, बहुत ऑथेंटिक है, कोई वेस्टर्न या इंडियन आइडिया नहीं जो किसी बायस के साथ आ सके। अब चाइनीज ऑथर का क्या कहना है वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, क्या वीकनेस है ये समझते हैं। दोस्तों, चाइना में एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब चलता है, whoever has a good command of math and science will be free from worries। अब सुनने में बड़ी अच्छी सी चीज लग रही है, जो कि है भी, लेकिन इससे ये भी पता चल रहा है कि चाइना का जो पूरा करिकुलम है वो बहुत ही ज्यादा अप्लाइड सेंटर है, किसका रियल वर्ल्ड में यूज करो। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि साइंस हम लोग इसीलिए तो पढ़ते ताकि रियल वर्ल्ड में यूज कर सके। देखिए दोस्तों, साइंस के 2 एस्पेक्ट होते हैं। इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं था रियल वर्ल्ड से जब हमने पढ़ा है। फिजिक्स प्रैक्टिस करता इंडिया है। जीरो। मैं ये चीज आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि साइंस के जो 2 एस्पेक्ट है, एक अप्लाइड वर्जन जो हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं, अप्लाइड तो और जीरो दूसरा था हमारा। फंडामेंटल वर्जन जिसका कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं हमारा है, लेकिन हम लोग फंडामेंटल यूनिवर्स को था। समझने के लिए यूज कर रहे हैं। ये दोनों की दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। एप्लीकेशन अगर यूएस आप में लोग है। 2025 के इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज के बारे में बोले तो वो इन अ वे इसी के बारे में बात कर रहा है कि एक होती है प्रोपोजिशनल नॉलेज, एक होती है पर्सपेक्टिव नॉलेज। सिंपल वर्ड में फंडामेंटल साइंस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को उजागर करता है, वो पैराडाइम शिफ्ट लाता है, और उसी नॉलेज के बेसिस में हम लोग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को अच्छा बनाते हैं, जिसकी वजह से अप्लाइड साइंस वर्क करती है। चाइना के रिसर्चर्स का ये मानना है कि चाइना का करिकुलम अप्लाइड साइड में बहुत ज्यादा है। फंडामेंटल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इन सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। अब ऐसा नहीं कि चाइनीज गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहती, वो करना चाहती है, लेकिन इसके बीच में आ जाता है वहां का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन, गाओकाओ। जैसे इंडिया में सुना है IIT हमने। बहुत ही फेमस है, वैसे चाइना में गाओकाओ बहुत फेमस है। बसंतर इतना है कि गाओकाओ वर्ल्ड का बहुत सबसे ही टफेस्ट टफ है। एग्जाम माना जाता है। दोस्तों, चाइना के एजुकेशन मिनिस्टर ने 2022 में ऐसे रिफॉर्म लाने के ट्राई किए थे जिसकी वजह से उनके यहाँ ज्यादा क्रिएटिविटी कर पाए, लेकिन 2023 में चाइनीज ऑथर ने अपने रिसर्च में ये पाया कि इसका इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है गाओकाओ एग्जाम की वजह से। अब होता है कि गाओकाओ एग्जाम एक स्टूडेंट की लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसकी मदद से तुम्हारा पूरी लाइफ डिसाइड हो जाएगी, तुम कौन से कॉलेज में जाओगे, किस लेवल की जॉब करोगे। वहाँ आपको भी। आइडिया लग गया होगा जैसे IIT का और नीट का जिस हिसाब से एंगल होता है, सेम गाओकाओ का वहां पर ऐसा ही एंगल है। तो होता ये है कि स्टूडेंट्स पहले से ही उस एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगते हैं, और जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा उसके पास क्रिएटिविटी के लिए, दूसरी चीजें एक्सपेरिमेंट टाइम ही करने नहीं। के लिए ज्यादा टाइम नहीं रहता है। इनफैक्ट ऐसा देखा गया है कि अगर टीचर ट्राई भी करते हैं कि हाँ चलो थोड़ी क्रिएटिव रोबोटिक्स की लैब ले लेते हैं या कुछ और पढ़ाते हैं, पेरेंट्स कंप्लेन करने लगते हैं कि आप ये सारी चीजों में टाइम वेस्ट मत करो, इनको गाओकाओ की तैयारी करने दो। यानी कि वहां पर पेरेंट्स, स्टूडेंट हर क्या कोई चाहता करें है फिर, कि वो वही एक तो है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे। और ये इस रिसर्च से भी पता चल जाता है कि ऐसा देखा गया कि चाइनीज स्टूडेंट्स की जो क्रिएटिविटी और लर्निंग है वो 8th क्लास तक काफी तेजी से बढ़ती है, लेकिन उसके बाद इसमें ड्रॉप आ जाता है। फिर उनकी जो रॉट लर्निंग है उसके ऊपर फोकस ज्यादा बढ़ जाता है। Rote यानी कि दोस्तों, learning। चाइना में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चक्कर में वहां पर क्रिएटिविटी और करिकुलम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ये सेम प्रॉब्लम हम भी फेस करते हैं। जेईई का जो करिकुलम है बहुत ही टफ है, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वो इधर उधर ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो दोनों कंट्री सेम फेस कर रही है। अच्छा, एक और बड़ी प्रॉब्लम जो चाइना में है कि मैंने अभी आपको ये बताया कि पिज्जा में उनकी फर्स्ट रैंक आई थी, लेकिन चाइना इसमें एक चीज करता है, चाइना अपने बेस्ट स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करने लगता है। चाइना के शंघाई में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा लेवल
लेवल पे एडवांस होगा कंपेयर टू चाइना का वो स्टूडेंट जो किसी छोटे शहर या गांव में पढ़ रहा होगा, जो कि इंडिया के केस में भी ट्रू होता है। अब होता है ये कि जो भी अच्छे टीचर्स हैं वो बड़े शहर में चले जाते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, जिसकी वजह से छोटे शहर छोटे गांव में ज्यादा अच्छे टीचर्स नहीं रहते। और ये बात तो सबको पता है कि अच्छे टीचर्स का एजुकेशन की क्वालिटी के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन है। इंडिया में भी हम लोगों ने ये डिफरेंस देखा हुआ है। कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल है जहाँ पर IIT ग्रेजुएट्स पढ़ाते हैं, काफी पैशन के साथ पढ़ाते हैं। ऑब्वियस सी बात है वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी होनी है, लेकिन वहीं पर हम लोग कई ऐसे गांव में भी जा सकते हैं जहाँ पर टीचर्स ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं जो उनको खुद को नहीं पता है, उनके पास बेसिक करिकुलम है और उसको भी समझने की क्वालिटी नहीं है उनके पास। ये भी ग्राउंड रियलिटी इंडिया की है। बिल्कुल। तो ये सेम चीज है जो इंडिया और चाइना दोनों फेस कर रहे हैं। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर हम लोगों को बात करनी पड़ेगी वो है टेक्स्ट बुक लैंग्वेजेस। अगर हम लोग चाइना के टेक्स्ट बुक लैंग्वेजेस के बारे में बात चाइनीज करें में तो बहुत मैनुअल की तरह लगती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। लेकिन इंडियन टेक्स्ट बुक वो थोड़ी कन्वर्सेशनल होती है, वो स्टूडेंट के साथ इंगेज करती है, वो इस तरीके से लिखी गई है कि स्टूडेंट के साथ बात करते हुए उसे इजी वे में समझाया जाए। तो अगर टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया चाइना से बेटर है उस मामले में। चाइना में एज इफ तुम्हारे पास ये मैनुअल है, इसे तुम्हें फॉलो करना और एग्जाम में तुम्हें अच्छे नंबर लाने, इस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है। अब दोस्तों चलिए सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और हर एक चीज में डायरेक्ट विनर देखते हैं कौन है। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में ऑब्वियसली चाइना इज द विनर, क्योंकि हमारे यहाँ से एवोल्यूशन हटा दिया जा रहा है, तो फिर क्या ही बोला जा सकता है। केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में अगेन चाइना इज द विनर, वहां पर 155 स्ट्रक्चर्स के एंगल्स और इतनी डिटेल में चीजें समझाई जा रही हैं, और हमारे यहाँ से पीरियोडिक टेबल हटा दिया गया है। फिजिक्स की बात करें तो अगेन चाइना इज द विनर, जहां हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, वहां पर वो लोग वेक्टर डिकम्पोजिशन करने लगते हैं 10th क्लास में। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि चलो 2009 के कंपैरिजन के बारे में तो मैंने बताया कि इंडिया सेकंड लास्ट आया था, लेकिन व्हाट अबाउट नाउ? उसके बाद भी तो ये असेसमेंट हुए होंगे, तब इंडिया की क्या रैंकिंग है? एंड द थिंग इज वी डोंट नो अबाउट इट, बिकॉज 2009 में इंडिया की इतनी बेइज्जती हुई थी, उसके बाद से हमने पार्टिसिपेट ही नहीं की। हमारा ये आर्गुमेंट था कि वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से थे जो हमारे स्टूडेंट्स को, जिनका कंटेक्स्ट नहीं पता था, जैसे एवोकाडो क्या होता है, हमारे यहाँ के रीजन के स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता क्या होता है, लेकिन चाइना के रीजन के लिए भी सेम चीज अप्लाई होती है। वो लोग तो फर्स्ट है उसमें। प्लस ये छोटे छोटे एग्जाम्पल सेकंड लास्ट आने का जस्टिफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हो ये रहा है पूरी दुनिया कर रही है, सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो खाली इंडिया के ऊपर थोड़ी कोई एक्सक्यूज लागू होता है कि इंडिया की रैंकिंग इतनी खराब आई, हमने अपनी इमेज कवर करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट तो नहीं किया, लेकिन डेटा को छुपा देना प्रोग्रेस की निशानी नहीं होती है। अगर हम लोग को इंप्रूव करना है तो हम लोग को कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा कि हर बार हमारी क्या रैंकिंग आ रही है। हो सकता है हमारी रैंकिंग खराब आ रही है, बट एटलीस्ट हम लोग को रियलिटी चेक तो मिलेगा, हमको ये तो पता चलेगा कि हम लोग पीछे लैग कर रहे हैं, हम लोग को चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है। जब तक पिज्जा में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक हम लोग को ये रियलिटी चेक नहीं मिलने वाला है। अब चाइना के बारे में ये बोला जाता है कि चाइना बहुत ही सिलेक्टिवली अपने स्टूडेंट्स को भेजता है ताकि वो पिज्जा में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो तुम भी भेज लो, हर कंट्री भेज ले सिलेक्टिव स्टूडेंट, सब टीम में भेजते निखिल ही भेजेगा, सब लोग सिलेक्टिव टीम ही में बेस्ट भेजते हैं, भेजेगा ना। बेस्ट ही भेजते हैं अपने कंट्री के। वो पहले हर यहाँ पे भी होता है कि पहले हर स्कूल कंपटीशन कराता है, फिर हर स्कूल अपना बेस्ट जो जीतते हैं उनको भेजता है, फिर वो स्टेट कंपटीशन कराता है, स्टेट से जो बेस्ट होते हैं वो फिर फाइनल कंपटीशन में जाते हैं। हर स्टेट का होता है, कोलोराडो का एक ग्रुप जाएगा, दूसरे स्टेट का हो फिर, और उसमें देखते हैं कि कौन सा ग्रुप जो है बेस्ट जीता है, फिर उनको भेजते हैं। तो वो फिर इंटरनेशनल जाके करेंगे अगर कोई इंटरनेशनल हो रहा है। ज्यादा रिसोर्सेज है। चाइना जितना पैसा इन्वेस्ट करता है पर स्टूडेंट, हम लोग उसका आधा भी नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली चाइना के पास ये एडवांटेज है। हालांकि वियतनाम का एग्जांपल देखें तो वियतनाम अपने पर स्टूडेंट पे उतना ही इन्वेस्ट कर रहा है ऑलमोस्ट जितना हम लोग करते हैं, बल्कि उससे थोड़ा कम ही कर रहा है। लेकिन वियतनाम की परफॉर्मेंस पिज्जा में बहुत ही अच्छी होती है, इंडिया से बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। तो वियतनाम ऐसा क्या कर रहा है जो हम नहीं कर पा रहे हैं? तो सबसे पहला हमको पिज्जा असेसमेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पार्टिसिपेट तो करना चाहिए, क्यों ना करने का मतलब ही नहीं बनता। रियलिटी चेक देखना पड़ेगा। दूसरा, ये जो इतना रैशनलाइजेशन के नाम पे इस तरीके के चेंजेस किए जा रहे हैं, इसके अगेंस्ट हम लोग को बात करनी पड़ेगी। तीसरा, एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में साइंस और एजुकेशन को उस लेवल पे प्रायोरिटी नहीं दी जाती है जिस लेवल पे चाइना में दी जाती है। चाइना का अगर आप लोग जीडीपी कट देखेंगे एजुकेशन के लिए तो इंडिया से बहुत ही ज्यादा है। नॉट दैट उनकी जीडीपी ऑलरेडी हम लोगों से ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज वाइज जो उनको मिलता है वो भी इंडिया। एक मेजर इशू इंडिया में ये है पोस्ट ग्रेजुएट। आप मास्टर्स को पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हो, अपने लेवल खुद ही डाउन कर दिए। ग्रेजुएशन इज आफ्टर मास्टर्स, बैचलर्स अंडर ग्रेड, बैचलर्स अंडर ग्रेड है, यू नॉट अ ग्रेजुएट। मास्टर्स करोगे तब ग्रेजुएट बनते हैं। सब चेंज कर दिया है शायद कि नहीं? इंडिया में ग्रेजुएट इज पोस्ट कहाँ से आ गया भाई? तू तो ग्रेजुएट मास्टर्स कर रहा है, तो वो भी मैसअप करके दे रिड्यूस द लेवल्स। अगर बैचलर्स कर दिया तो इंडिया में ग्रेजुएट बन जाते हैं, इट्स टोटली रॉन्ग। मास्टर्स के बाद बनता है ग्रेजुएट, तो सत्यानाश किया हुआ है वहाँ पर ही।
परसेंटेज वाइज भी एजुकेशन में उतना नहीं दे रहे जितना चाइना दे रहा है, जो कि चेंज करना होगा। अब ये ना होने का एक सिंपल सा रीजन है कि इंडिया में पॉलिटिक्स जो है वो एजुकेशन के नाम पे नहीं चलती है। अगर कोई गवर्नमेंट बोलेगी कि हम एजुकेशन के ऊपर वर्क करेंगे तो मोस्ट लाइकली उनको उसकी वजह से वोट नहीं मिलेंगे। इसकी वजह से ये होता है कि गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा इंसेंटिव नहीं होता है कि एजुकेशन के ऊपर एक बहुत ही लार्ज सेक्टर ऑफ अमाउंट है। हालांकि मेरा बोलना ये गलत होगा कि गवर्नमेंट कुछ नहीं चाह रही एजुकेशन के लिए। इनफैक्ट मेरी भी कुछ मीटिंग्स हुई थी और मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, गवर्नमेंट स्पेस के करिकुलम को इंट्रोड्यूस करना चाह रही है एनसीईआरटी में। वो चाह रहे हैं कि क्रिएटिव लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस करें, जो अटल लैब्स बन रखी है उनको और बेटर बनाया जाए, स्टूडेंट्स की जो क्रिएटिविटी है वो और अच्छी हो सके, इंटरैक्टिव लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव, गवर्नमेंट उसको बेटर बनाना चाह रही है। लेकिन कुछ चीजें हम लोगों को भी एज अ सिटीजन देखनी पड़ेगी कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हम लोग बात कर करके ज्यादा बढ़ा सकते हैं। हमको ये बताना पड़ेगा कि अगर एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है सो द गवर्नमेंट एंड द पीपल आर अकाउंटेबल फॉर इट, और उसके बारे में हमको बात करनी पड़ेगी। जब हमारे यहाँ से एवोल्यूशन को पीरियोडिक टेबल को हटाया गया था तो इंडियन साइंटिस्ट चुप नहीं बैठे थे, उनका एक बहुत ही खराब रिएक्शन था। काफी साइंटिस्ट ने मिलकर लेटर साइन किया कि ये सारे चेंजेस नहीं होने चाहिए। इन एक्टिव साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की वजह से मुझे भी होप मिलती है कि हम लोग अभी भी अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिया में क्रिएटिविटी है, इंडिया में हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन करने का स्कोप है जो चाइना के पास नहीं है। इंडिया में हमारे पास बहुत सारे ऐसे एडवांटेज है जो चाइना के पास नहीं है, हमको उसका फायदा उठाना है ताकि हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर सके। इसके अलावा हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है चाइना के ऊपर। चाइना में इंग्लिश वहाँ के स्टूडेंट्स इतना अच्छे से नहीं जानते जितना अब बेटर हो रहे हैं वो। अब ये मत सोचो, अब उन्होंने भी वो चेंजेस बहुत ले पहले आए से हैं, शुरू कर दी बहुत पहले से कर दी है। इंडियन स्टूडेंट जानते हैं। हमारे यहाँ इंग्लिश को ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। इसका हमको फायदा ये मिल जाता है कि हम लोग अब इंटरनेशनल जर्नल्स को, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्सपोजर ले सकते हैं। ये एडवांटेज हमारे पास है। हालांकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एआई के टाइम पे ऑटो ट्रांसलेशन जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी वाइडली यूज हो रही है, अब लैंग्वेज की रिलेवेंसी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी क्योंकि आप किसी भी लैंग्वेज में बात करें सामने वाला समझ ही जाएगा। लेकिन फिर भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास ये एडवांटेज है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मोटिवेशन किसी भी तरीके से ये नहीं दिखा रहा है कि चाइना अच्छा है या इंडिया अच्छा है। इसको मैंने कंप्लीटली बायस फ्री रह के बनाने की कोशिश की है। अगर आप मेरी वीडियो को फैक्ट चेक करना चाहते हैं या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और चीजें पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सोर्सेज दे रखे हैं। इंटरेस्टिंग था, मुझे नहीं पता था। पीरियोडिक टेबल ही निकाल दिया है, वहां से एवोल्यूशन का चैप्टर निकाल वापस आ दिया गया है। होगा अब तो। वो कह रहे हैं अभी तक नहीं आया, निकाल के परमानेंटली नहीं निकालना चाहिए था उसको। उस पर्टिकुलर ईयर के लिए आप निकाल दो, या अगर पढ़ाया नहीं था तो निकालो। अगर टीचर्स पढ़ा चुकी हैं वो चैप्टर्स फिर निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। एंड दोज आर बोथ जो चैप्टर्स हैं वो तो फाउंडेशन है हर उस सब्जेक्ट के। आपने एवोल्यूशन ही नहीं पढ़ाया तो आप जो बायोलॉजी कहाँ से शुरू कर दोगे? आपने पीरियोडिक टेबल ही नहीं इंट्रोड्यूस किया तो आप केमिस्ट्री कहाँ से शुरू कर दोगे? मैं तो समझ नहीं, मैं तो वही तो सोच रही हूँ, मैंने कहा फर्स्ट चैप्टर ही ये होता था, उसके बाद आगे जाते थे। पर एनीवे, अगर चेंजेस नहीं लाएंगे तो पीछे ही रहेंगे। और भैया आप, क्योंकि आपके बच्चों ने इतना गंदा किया परफॉर्मेंस, इसका मतलब कि हम जाएंगे नहीं आगे से, वो तो टोटली गलत बात हुई। भाई अब देखो, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, बच्चों को एक्सपोजर दो, देखो कि कहाँ कमी है, क्यों नहीं है। इतनी पूरी दुनिया है, जाके भेजो अपने एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपर्ट्स को, बोलो जाओ स्टडी करो चाइना की स्टडीज कैसे होती हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो अच्छी चीज़ें वो लेके आओ। वैसे तो एनसीईआरटी जो थी पढ़ाने में अच्छी तो थी, एक्सप्लेनेशन तो अच्छा करती थी, इतना इम्प्रूवमेंट किया हुआ था। तो आई डोंट नो कि अब ये इतना बुरा हाल क्यों कर रहे हैं। और काफ़ी इन्होंने, जहाँ तक मुझे पता है कि अमेरिका की एजुकेशन से काफ़ी इन्फ्लुएंस होके काफ़ी चेंजेस किए थे एनसीईआरटी ने, जिस वजह से वो पढ़ा रहे थे। पर आई डोंट नो भाई क्यों। और इसी से दिख रहा है कि चाइना के बच्चे कितने आगे कंपटीशन में फर्स्ट आ रहे हैं, और इंडिया का बच्चा जो जा रहा है कंपटीशन में 74th, सेकेंड लास्ट प्लेस पे। वेरी बैड यार। ये नहीं भैया, कमी बच्चों में नहीं है, अब कमी है जो उनको पढ़ाया जा रहा है, उनको रट्टू तोता जैसे कहते हैं ना, वो बनाया जा रहा है। पर अब बहुत बदल गया है। जब मैं अब देखती हूँ, हमारे टाइम में तो ज़्यादा रट्टू तोता था, अब उतना रट्टू तोता नहीं है। इवन एग्जाम्स जो टेस्ट हैं वो भी अब इस तरह से दे रहे हैं कि वो रट्टू तोता नहीं पास हो सकता। क्योंकि मुझे याद है, अभी मैं जब इंडिया गई हूँ तो मेरे भाई की बेटी का मैंने मैथ का देखा था, उसका दूसरे सब्जेक्ट्स देखे थे। तो अब वो भी, उनको ये नहीं कि आपने क्वेश्चंस रट के चले गए तो हम वहाँ पे कर दोगे, वो भी इस तरह से अब क्वेश्चंस देते हैं, मल्टीपल चॉइस, रिटर्न, अलग अलग टाइप के, हर चीज़ से टेस्ट करते हैं उनको। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।